Good afternoon, student. Earlier topic, which that is self-incompatibility, we have completed this one, and now today we will start male hostility. That is a new topic. Okay, in this topic we will discuss about the definition of male hostility, types of male hostility. After that, their limitation. Okay, male hostility means. Production means it is a condition where the non-functional pollen grain are produced, whereas female gamete is a functional. Okay, और it's occur in a nature sporadically. ठीक है ना, मतलब चारों तरफ ये होती है, ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती है, जिसके अंदर फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल पार्ट होता है उसमें मेल जो पार्ट रहता है वो नॉन फंक्शनल है, उसी को हम बोलते हैं मेल हॉस्टिलिटी। और मॉर्फोलॉजिकली इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये जो मेल हॉस्टिलिटी जो प्रोड्यूस होती है वो होती है म्यूटेशन के कारण। यदि उसके डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो गया पोलन ग्रेन के तो मेल हॉस्टिलिटी आ जाएगी, या क्रोमोसोमल एब्रेशन हो गए। क्रोमोसोमल एब्रेशन मीन्स उसकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम नंबर के अंदर चेंजेस हो जाएंगे तब भी आ जाएगी, या कुछ साइटोप्लाज्मिक फैक्टर हैं मीन्स जो जीन है साइटोप्लाज्म में उनके अंदर यदि जो डेफिशिएंसी हुई है उनमें म्यूटेशन हुआ तो मेल हॉस्टिलिटी आ जाएगी, या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक कुछ इंटरेक्शन होगी तब भी ये मेल हॉस्टिलिटी आ जाएगी। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, है ना। दो चेंजेस आर प्रोड्यूस द मेल हॉस्टिलिटी, क्या क्या है। फर्स्ट इज वाइबल प्रोडक्शन आर नॉट फॉर्म, मीन्स जो पोलन प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर नॉट वाइबल। सेकेंड यदि इफ द पोलन ग्रेन इज वाइबल देन नॉन डेहिसेंस ऑफ द एंथर, मीन्स पोलन से वो डेहिसेंस यानी कि एंथर से वो निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? द रीज़न दिस द एंथर वॉल इज़ वेरी हार्ड, सो इट इज़ अ रेस्ट्रिक्ट टू रिलीज द पोलन ग्रेन फ्रॉम इट्स वॉल। ठीक है। सेकेंड इज क्या क्या एंड्रोशियम पहले से ही अबॉर्ट हो जाता है ना, पोलन ग्रेन मैच्योरेशन डेवलपमेंट से पहले ही जो एंड्रोशियम है ना जहाँ पे पोलन ग्रेन वगैरह बनते हैं वो अबॉर्ट हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है ना, दैट इज़ द रीज़न। अब टाइप्स क्या है, देयर इज द थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज जीएमएस, सेकेंड इज सीएमएस, थर्ड इज सीजीएमएस। जीएमएस मीन्स जेनेटिक मेल हॉस्टिलिटी। जेनेटिक मेल हॉस्टिलिटी का मीनिंग यह होता है कि जीन्स आर मेल स्टाइल जीन्स आर प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। ओके। सेकेंड इज सीएमएस, सीएमएस मीन्स मेल स्टाइल जीन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ओके, सेल के अंदर दो ही तो चीज़ें, एक तो न्यूक्लियस होता है दूसरा साइटोप्लाज्म होता है। यदि जीन मेल हॉस्टिलिटी यदि न्यूक्लियस के अंदर है तो उसको बोलते हैं जेनेटिक मेल हॉस्टिलिटी। यदि जीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ओके, तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म मेल हॉस्टिलिटी। और यदि साइटोप्लाज्मिक जीन और जो न्यूक्लियर जीन है उनके इंटरेक्शन से मेल हॉस्टिलिटी हो रही है तो उसको बोलते हैं साइटोजेनेटिक मेल हॉस्टिलिटी यानी कि सीजीएमएस। ठीक है। और जो जीएमएस है ये हाईली अफेक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ओके, मीन्स दिस मेल हॉस्टिलिटी डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरनमेंट एंड द एनवायरनमेंट फैक्टर आर टेम्परेचर एंड सेकेंड इज फोटो पीरियड। इफ टेम्परेचर इज हाई then male hostility is produced in the flower of a plant. Okay, for example in a rice, if the temperature is more than 28 degrees Celsius, then viability of the pollen are affected. And second is that photo period sensitive male hostility means if the photo period is not provided, which is required. Minimum requirement of photo period is suppose 13 hours. If the plant is not getting that much of photo period, then it will create the male hostility. ओके, राइस के अंदर भी होता है मतलब 13 घंटे 13.5 घंटे यदि आपको उसको फोटो पीरियड नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे भी मेल हॉस्टिलिटी आ जाएगी। और जो थर्ड टाइप है फोटो थर्मोसेंसिटिव, यानी कि टेम्परेचर और फोटो पीरियड दोनों को मिला के जो मेल हॉस्टिलिटी प्रोड्यूस होगी उसको बोलते हैं फोटो थर्मो सेंसिटिव मेल हॉस्टिलिटी। अब यहाँ पे कुछ 3 लाइन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3 लाइन से ए लाइन, बी लाइन एंड आर लाइन। ए लाइन का मीनिंग यह होता है मेल स्टेलर लाइन, बी लाइन यानी मेंटेनर लाइन, आर लाइन यानी कि रीस्टोरर लाइन। ओके,
ए लाइन का मतलब क्या होगा, मेल स्टाइल। मेल स्टाइल मीन्स जो फ्लावर है, फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों ही है ना, एंथर और पिस्टिल। अब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं और पिस्टिल में एक सेल होती है, और जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो स्टेराइल है, यानी कि फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल यानी कि वो किसी को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे प्लांट के अंदर यदि पोलन जिसमें फर्टाइल नहीं कर सकते किसी भी प्लांट की स्टिग्मा को, उसको बोलते हैं ए लाइन। और बी लाइन होती है मेंटरनल लाइन। सपोज करो कि ए लाइन के सीड आपने मतलब उसमें मेल स्टेरिलिटी क्रिएट कर दी किसी प्लांट के अंदर, लेकिन अब उसी के सीड आपको वापस से चाहिए, तो कैसे प्रोड्यूस करोगे? मतलब ऑलरेडी वो तो स्टेराइल हो गए, अब पोलन ग्रेन ही नहीं है उसके अंदर, तो कैसे वो सीड प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए? तो फिर वहाँ क्या करते हैं, ए लाइन से उसे क्रॉस करवाया जाता है। तो वो कि ए लाइन से क्रॉस कराने से क्या होता है, ए लाइन भी प्रोड्यूस होती है, बी लाइन भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं मेंटरनल लाइन। और थर्ड है रिस्टोरर लाइन और आर लाइन। अब बी लाइन क्या है, ए लाइन से क्रॉस करते हैं ना, तो फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं करती, मतलब ए लाइन में फर्टाइल सीड नहीं बनेंगे। लेकिन यदि आर लाइन से ए लाइन को क्रॉस करेंगे तो वो ए लाइन के अंदर फर्टिलिटी को वो रिस्टोर कर देगी, यानी कि वो फर्टाइल सीड प्रोड्यूस होंगे F1 के अंदर, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले CMS, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। यहाँ पे इसके नाम से यहाँ पे है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का मीनिंग क्या है, इसका जीन्स आर पर मेल स्टाइल जीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जीन कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो जीन होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियर जीन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, केवल साइटोप्लाज्मिक जीन, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया के जीन ही इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। और जनरली और जो ये जनरली जो CMS वगैरह लाइन वगैरह जो के थ्रू जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है वो जनरली वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड स्पीसीज़ होती है ना, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए, तो उनमें ही ये यूज़ में ली जाती है। और इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये एक दो राउंड सर्कल दिख रहे हैं, तो जो 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 अंदर का जो राउंड सर्कल है वो न्यूक्लियस है और बाहर साइटोप्लाज्म है। और जो जीन्स है वहाँ दिख रहा है एस मीन्स स्टेराइल। तो स्टेरिलिटी के जो जीन्स है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, और साइटोप्लाज्म में भी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो क्वेश्चन यही आता है कि साइटोप्लाज्म में मेल स्टेरिलिटी के जीन कहाँ होते हैं, तो आपको आंसर देना है माइटोकॉन्ड्रिया। अब कैसे अपन कैसे हम CMS को यूज में करें, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक तो ये ए लाइन है, ए लाइन क्या है, मेल स्टाइल लाइन, और मेल स्टाइल लाइन को क्या होगी, फीमेल है ये। ए लाइन क्या है, फीमेल है, और बी लाइन क्या है, मेल हो गया। अब बी लाइन से पोलन ग्रेन ए लाइन पे जाएंगे, ठीक है, ए लाइन से जाएंगे, तो अब तुम्हारे को पहले बताया कि जो बी लाइन एक तरह की मेंटरनल लाइन है, वो बी लाइन ए लाइन के अंदर फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं करती है, क्योंकि इसमें जीन नहीं है जो बी ए लाइन के जो साइटोप्लाज्मिक जीन पे डोमिनेट कर सके, ठीक है। तो F1 क्या होगा, अगेन स्टेराइल प्रोड्यूस होता है। अब तुम्हारे को पता है कि जो CMS है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, वहाँ तो केवल फीमेल से ही जीन जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और वो ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। जब भी एक कंक्रीट नोट कर लो, साइटोप्लाज्मिक जीन यदि है, कोई कैरेक्टर यदि साइटोप्लाज्मिक जीन से गवर्न हो रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो साइटोप्लाज्म के जीन ही एक्सप्रेस होंगे, न कि मेल वाले, ठीक है। ये वाली चीज़ है। तो इसलिए यदि ए लाइन जो कि मेल स्टाइल लाइन है, जो फीमेल है, तो फीमेल में क्या है, स्टेराइल है, तो इसकी जो प्रोजनी बनेगी वो भी स्टेराइल ही है। इसलिए अब वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड स्पीसीज़ में इसको यूज में लिया जाता है। क्यों यूज में लिया जाता है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड स्पीसीज़ में हमें तो सीड चाहिए ही नहीं, वी नीड नॉट सीड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड स्पीसीज़, है ना। ओनली वेजिटेटिव पार्ट ही वहाँ पे लेते हैं, तो स्टॉलन, शक्कर, उनसे ही डायरेक्ट हम ग्रो कर लेंगे। क्रॉसिंग तो उनमें हो जाती है ना, मेल फीमेल से क्रॉसिंग हो जाती है, लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन के तो वेजिटेटिव पार्ट से ही तो हम नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो कर सकते हैं ना। तो ये CMS वहाँ पे यूज़ में ली जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है इसमें। और इसका यूज क्या है, तुम्हारे को अभी मैंने बता दी कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में काम में लिया जाता है।
उन स्पीसीज में जहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ना। और ये मेज और जो सीरियल वगैरह, सीरियल में ना मेज के अंदर ये डबल क्रॉस हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हुआ है CMS के थ्रू। कैसे हुआ ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अब यहाँ पे ABCD 4 लाइन्स दिखा रखी है ना। तो A लाइन क्या, मेलिस्टर लाइन है, B और जो B लाइन क्या है, ये मेंटन लाइन है। तो A और B का जब हम क्रॉस कराएंगे, जो अब जो इसका F1 आया A और B का, ये मेलिस्टराइल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए C एंड D का क्रॉस, और C और D में देखिए दोनों ही जो C और D है, दोनों ही जो न्यूक्लियस के जो जीन है ना, कैपिटल R आ रहा है, उसके भी न्यूक्लियस जीन कैपिटल R आ रहा है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस में डोमिनेंट जीन है विच इज़ रिस्टोर द फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी की रिस्टोर करने के लिए जिम्मेदार है। तो इनका जो F1 होगा ना, कैपिटल R, वो क्या होगा, फर्टाइल होगा। लेकिन A एंड B का क्रॉस को आप देखिए, यहाँ पे क्या है, F1 क्या स्टेराइल है। क्यों स्टेराइल है, क्योंकि A का साइटोप्लाज्म स्टेराइल है और B का भी यहाँ पे स्टेराइल ही है। तो स्टेराइल को क्रॉस करवाने से तो स्टेराइल ही प्रोड्यूस होगा, केवल वो पॉलिनेशन कर देता है, लेकिन जो सीड है वो फर्टाइल नहीं होते। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ये अगेन ये फीमेल हो जाएगा, A एंड B को क्रॉस, हाँ F1 इसका ये फीमेल है और CD का क्रॉस ये मेल हो गया। अब जो C एंड D जो इसमें तो कैपिटल R है जो कि फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देगा AB के क्रॉस के अंदर। तो जैसे ही A इंटू B और C इंटू D के जो क्रॉस करवाएंगे, ओके, यानी कि A और B के F1 को और C एंड D के F1 को क्रॉस करवाएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होंगे, सारे के सारे प्लांट क्या होंगे, फर्टाइल। ओके, ये वाली चीज़ है। जो नेक्स्ट है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या है, पहले ही मैंने आपको बताया था, जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के जो जीन हैं वो कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे। और जो जीन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल स्टेरिलिटी के लिए, वो रिसेसिव ही होते हैं, 99% रिसेसिव ही होते हैं। केवल एक सेफ फ्लावर के अंदर है, वहाँ पे जो मेल स्टेरिलिटी का जीन है वो डोमिनेंट है, बाकी ये रिसेसिव है। जनरली ये क्वेश्चन आता है कि मेल स्टेरिलिटी का जीन डोमिनेंट होता है या रिसेसिव होता है, तो आंसर देना है ये रिसेसिव ही होता है। एक्सेप्शन है सेफ फ्लावर, वहाँ पे डोमिनेंट होता है। और ये जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी राइस में भी यूज में ली हुई है, कॉटन में भी है, रेड ग्राम में, केस्टर में। तो ये एग्जांपल पूछे जाते हैं, जनरली जो पूछा जाता है राइस के अंदर और कॉटन के अंदर GMS काम में लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं GMS लाइन के, MSCO5, MST21 रेड ग्राम का है, रेड ग्राम यानी अरहर, कैजनस कैंजान। और ये देखो यहाँ पे जेनेटिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर दोनों ही रिसेसिव जीन है ना। किसी का जीनोटाइप लिखेंगे मेल स्टेरिलिटी का तो 2 एलील लिखेंगे ना, MS 2 एलील हो गए। अब नेक्स्ट दीजिए मेंटेनर लाइन। आपको पहले ही बताया था मेंटेनर लाइन क्या है, नॉट रिस्टोर द फर्टिलिटी, इट इज़ मेंटेन द एलाइन एंड इटसेल्फ आल्सो। सपोज करो कि मेंटेनर लाइन होमोजाइगस भी हो सकती है और हेट्रोजाइगस भी हो सकती है। सपोज करो हेट्रोजाइगस है यहाँ पे, तो इसका जब सेल्फिंग करोगे तो क्या होगा, ये कैपिटल MS और स्मॉल लेटर में है MS, ठीक है। इसका सेल्फिंग करोगे तो क्या होगा, 1:1 बनेगा। वहाँ पे क्या है, रिसेसिव होमोजाइगस मेल स्टाइल होंगे, एक हेट्रोजाइगस मेल स्टाइल लाइन होगी, 1:1 रेशो यानी 50-50% के अंदर, ठीक है। तो जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर जो जीनोटाइप होगा जिस प्लांट के अंदर, वो स्टेराइल होंगे, और जो हेट्रोजाइगस में होगा वो फर्टाइल होगा, ठीक है। हाइब्रिड डेवलपमेंट में ये रेड ग्राम में काम में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, GMS कैसे काम में लिए, A लाइन तुम्हारे को पता है रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव मेल स्टाइल लाइन होती है। अब इसका फर्टाइल जो लाइन है R लाइन, जो कि क्या है यहाँ पे दिखा रही है डोमिनेंट कंडीशन में। तो जब डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस F1 प्रोड्यूस होगा, और दिस F1 इज़ फर्टाइल, ओके। और जो वैरायटी बनी रेड ग्राम की क्या नाम है, CORH, एंड द पेरेंट ऑफ CORH इज क्या है, MST21 और ICPL 87109, ठीक है। डिफ़िकल्टी क्या है इसमें, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी तो ये है कि टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से मेल स्टेरिलिटी
मतलब ब्रेकडाउन भी हो जाती है इससे, ठीक है। कॉस्टली प्रोसीजर है, ठीक है। और वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव द फर्टाइल लाइन, मतलब कि अब कौन सी फर्टाइल लाइन है, कौन सी स्टेराइल लाइन है, उस प्लांट पॉपुलेशन जो कि फील्ड में है, ग्रो कर रखी है, तो उसमें से फर्टाइल लाइन को उसमें से सेलेक्ट करना बड़ा मतलब कि एक टीडियस वर्क है ना। यूज़ ऑफ डबल सीड रेट ऑफ जीएमएस लाइन इज़ वेरी कॉस्टली, मतलब डबल सीड रेट काम में ली जाती है इसमें, है ना। मतलब जो सीड रेट जो ग्रो मतलब सोइंग के टाइम में होती है वो डबल हो जाती है लगभग, तो कॉस्टली तो हो ही गया वैसे भी ये वाली चीज़ें। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ट्रांसजेनिक मेलिसिलिटी। अब ट्रांसजेनिक का मतलब तुम्हारे को पता है कि ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि हम सम बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स आर यूजिंग टू प्रोडक्शन ऑफ मेलिस्टराइल लाइन, है ना। कैसे प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे देखिए कि मैंने एक बता रखा है, बार्नेज और बार स्लेश डैश और डैश स्लेश डैश, मतलब जो स्लेश जो डैश स्लेश डैश है ये फर्टाइल है, और ये बार्नेज बार स्लेश और डैश है ये स्टेराइल है। कैसे स्टेराइल है, होता क्या है, एक बैक्टीरिया है ना का नाम है बैसिलस अमाइलोक्यूफेसियंस। तो बैसिलस अमाइलोक्यूफेसियंस के अंदर क्या है, एक जीन है बार, ठीक है। और जो ये बार जो जीन है, ये बार जीन क्या करता है, जो पोलन ग्रेन की जो टेपिटम सेल है, उस टेपिटम सेल को ये मतलब कि वहाँ पे ये एक्सप्रेस होता है और वहाँ पे पोलन ग्रेन डेवलपमेंट मैच्योरेशन नहीं होने देता है, ठीक है ना। मतलब कि स्टेराइल लाइन प्रोड्यूस कर देता है। यदि पोलन ग्रेन डेवलप नहीं होंगे तो क्या होगा, मेलिस्टेराइल लाइन हो जाएगी वो। तो क्या करता है, तो बार्जिन वहाँ पे एक्सप्रेस करता है ना। और जिस प्लांट्स के अंदर बार्जिन होगा वह पोलन ग्रेन डेवलप नहीं होंगे, सेकेंड थिंग। और जहाँ पे बार्जिन होगा वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होगा, यानी कि एक हर्बिसाइड होता है जिसका नाम है फॉस्फोरोथ्राइसिन। तो फॉस्फोरोथ्राइसिन क्या करता है, जिस भी प्लांट पे डालेंगे वो प्लांट मर जाता है, लेकिन बार्जिन होने के कारण वो प्लांट जिंदा रहता है, ठीक है। ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है इसके अंदर, बार के अंदर। तो हम एक प्लांट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है ना। और जिस टेक्निक से डालते हैं उसको बोलते हैं, जिस टेक्निक से हम ये बार्जिन इंट्रोग्रेस करवाया ना प्लांट में, उस टेक्निक का नाम है आरएनआई, ठीक है, इंटरफेरेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। उस इंटरफेरेंस आरएनए टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, ये बार्जिन को इंट्रोग्रेस करवा दिया और इसका क्रॉस नॉर्मल फर्टाइल प्लांट से करवा दिया, विच इज़ सेंसिटिव टू हर्बिसाइड। ओके, दोनों का क्रॉस करवाया तो बार्नेस बार और नॉर्मल प्लांट से तो 50-50% प्लांट प्रोड्यूस होंगे, सीधी सी बात है। देश का क्रॉस से देश होगा, और बार्नेस बार का देश से क्रॉस होगा, तो यानी कि नॉर्मल वाइल्ड से क्रॉस होगा तो क्या होगा, मेलिस्टेराइल प्लस रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी फॉस्फोरोथ्राइसिन हर्बिसाइड, इसलिए 50-50% प्लांट प्रोड्यूस होंगे। और जो वाइल्ड प्लांट होगा वो किल हो जाएगा, और जो जिसके अंदर जो म्यूटेंट प्लांट है, यानी कि जिसके अंदर हमने जीन डाला है बार्नेस बार, तो वो जिंदा रहेगा, इट विल सर्वाइव इन दी पॉपुलेशन, रिमेनिंग विल बी किल्ड बिकॉज वी स्प्रे द हर्बिसाइड ओके इन द पॉपुलेशन। तो जो इस पर स्प्रे जिसमें बाढ़ नहीं है वो मरेगा, जिसमें बाढ़ है वो सर्वाइव करेगा। फिर नेक्स्ट दिन में क्या होगा, अब हमारे पास लाइन आ गई है बार्नेस बार स्लेश देश, ये इसमें मेलिस्टेराइल लाइन। अब इसमें मेलिस्टेराइल लाइन तो हमने प्रोड्यूस कर दी बायोटेक्नोलॉजिकल टूल से, और जो कि आरएनआई है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ क्या करते हैं, हम इसमें बार स्टार एक और लाइन है, और बार स्टार लाइन के अंदर क्या है, ये भी आरएनआई टेक्नोलॉजी से इंट्रोग्रेस करवाया है, ठीक है। तो अब इस बार स्टार लाइन के अंदर जो कि सेकेंड लाइन है, इसके अंदर फर्टिलिटी का जीन है, ओके। तो ये फर्टिलिटी का जीन इसमें होने से क्या होगा, जो जो म्यूटेंट लाइन है बार्नेस बार, उसके अंदर ये फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देगा, ठीक है ना। जब इससे क्रॉस करवाएंगे क्या, बार्नेस बार स्लेश देश क्रॉस विथ बार स्टार, तो क्या होगा, 50-50% अगेन प्लांट प्रोड्यूस होंगे, जिसका एक नाम क्या होगा उन लाइन का, बार्नेस बार स्लेश बार स्टार, क्योंकि मेल फर्टाइल लाइन होगी। और सेकंड क्या होगा, डैश स्लेश बार स्टार, जो कि मेल फर्टाइल होगी वो भी। तो 100% क्या होगा,
मेल फर्टाइल प्लांट प्रोड्यूस होंगे, यानी कि वायर स्टार सभी प्लांट्स के अंदर मेल फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसको ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी को डिस्क्राइब करना है, कैसे होती है। टेक्नोलॉजी है RNA, जीन है बार्नेज बार, और कहाँ से लिया, बेसिलस अमाइलोक्यूफेसियन से, है ना। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए पूरा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, यहाँ से आप डिटेल से पूरा ये पढ़ सकते हो जो अभी मैंने समझाया प्रीवियस स्लाइड के अंदर। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक साइटोजेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसके नाम से ये कि साइटोप्लाज्मिक जीन और जेनेटिक जीन यानी कि न्यूक्लियर जीन, तो वो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है और मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस हो रही है ना। मतलब और जो जेनेटिक जो जीन है यानी कि न्यूक्लियर के जीन है वो साइटोप्लाज्मिक जीन पे क्या करते हैं, इसमें डोमिनेट करते हैं, और डोमिनेट करने से उसमें फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है। और एग्जांपल किन क्रॉप में है, ज्वार बाजरा मेज राइस टोबैको, इन क्रॉप्स के अंदर CGMS काम में लिए है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। ABR लाइन तो मैंने पहले ही बता दी कि A लाइन मेलिस्टर है, B है मेंटेनर है, और R लाइन रिस्टोरर लाइन है। और यदि तुमसे क्वेश्चन पूछे कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए किन के बीच में क्रॉस कराओगे, तो डायरेक्ट आंसर है A × R, नहीं कि A × B, है ना। B से क्यों क्रॉस करवाना, हमें मेंटेन थोड़ा ना करना, हाइब्रिड प्रोड्यूस करना है, तो मेल स्टाइल और मेल फर्टाइल का क्रॉस करवाना है ना। तो A × R ही करना, सीधी सी बात है। तो ये तो आपको बता दिया, मेंटेन करने के लिए स्टाइल लाइन का B लाइन से क्रॉस करवाते हैं, तो ये मेल स्टाइल लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, A लाइन ले लो जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है जिसके अंदर जीन न्यूक्लियस के अंदर, और दूसरी R लाइन है जिसमें होमोजाइगस डोमिनेंट जीन है, दोनों का क्रॉस करवाएंगे। F1 क्या आएगा, हेट्रोजाइगस आएगा, कैपिटल MS और स्मॉल MS। और साइटोप्लाज्म क्या होगा, स्टेराइल होगा, लेकिन न्यूक्लियस क्या होगा, फर्टाइल होगा, और न्यूक्लियस का ही जीन का मतलब कि वहाँ पे उनका ही एक्सप्रेशन होता है, साइटोप्लाज्म में जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है, तो इसलिए सारे हाइब्रिड क्या होंगे, फर्टाइल होंगे। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब कि एक तो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि मेंटेनर को भी खोजना है, रिस्टोरर लाइन को भी खोजना है। कई बार रिस्टोरर लाइन जो होती है वो भी फ्लैक्चुएट करती है, मतलब उसमें 100% फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं हो पाती है, और कई बार साइटोप्लाज्म का जो इफेक्ट होता है वो अनडिज़ायरेबल होता है। मतलब कि यदि तुमने जीन ट्रांसफ़र किए हैं ना, साइटोप्लाज्म में जीन ट्रांसफ़र किए किसी लाइन के अंदर, ठीक है ना, मेल स्टेरिलिटी के जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसके साथ में एक बार ये एक हिस्ट्री में एग्जांपल है, मेज के अंदर टेक्सास साइटोप्लाज्म है मेज के अंदर, जो कि क्या करता है, मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करता है। तो इस ये जब हमने मेल स्टेरिलिटी का जीन ट्रांसफ़र किया मेज की जो मेज की जो टेक्सास साइटोप्लाज्म था, तो उसके साथ में एक डिजीज़ भी आ गई, हेलमिंथेरियोस्पोरियम, है ना, लीफ ब्लाइट डिजीज़ आ गई, है ना। और बाद में टिफ्ट 23A साइटोप्लाज्म वो भी डॉमिनेंट ससेप्टिबल है, मतलब कि साइटोप्लाज्म जीन को जब ट्रांसफ़र करते हो तो उसके साथ में डिजीज़ ससेप्टिबिलिटी भी आती है, तो भी एक लिमिटेशन है, बिग लिमिटेशन है। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी के साथ में दूसरे जीन भी आ जाते हैं जो मॉडिफायर इफेक्ट रखते हैं, यानी कि खुद का तो इफेक्ट नहीं होता लेकिन अदर जीन के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। मॉडिफाइड जीन का मीनिंग क्या है, द जीन विच डज नॉट हैव इट सेल्फ इफेक्ट बट दे मॉडिफाई द अदर जीन। ओके, मतलब कि खुद का कोई एक्सप्रेशन नहीं है उन जीन का, लेकिन जब वो इंटरेक्ट करते हैं अदर जीन के साथ में तो उनके एक्सप्रेशन को वो मॉडिफाई कर देते हैं, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड जीन, ठीक है। अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म बता दिया, डिजीज़ भी आ जाती है, साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र करते हैं उस टाइम, ठीक है। और वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड इन द पॉलीप्लॉइड स्पीसीज, है ना। डिप्लॉइड में तो ईजी है, लेकिन पॉलीप्लॉइड में क्या इसका जो जीनोम है 3x 4x 5x 7x 6x है, इस टाइप से होता है ना, तो उनमें ये वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड, ठीक है। ये वाली चीज़ है, 7x नहीं होता है ना, 2x 4x 6x, यानी कि वो केवल मतलब कि इवन नंबर में ही होगा, ठीक है। और स्पेशल टेक्निक चाहिए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, ऐसे नहीं ईजी से हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ है बच्चों, लिमिटेशन, very difficult to find out the maintainer and restorer line. Second is when you transfer the cytoplasm gene with there also coming the disease susceptible genes. Second is some modified gene also coming.
with the cytoplasmic genes, and third is that very difficult to produce the hybrid in the polyploid species. Okay, thank you बच्चों. If you find any difficulty regarding this topic, you can comment in the YouTube video, or also you can send the message in Google Classroom. Okay, that is, thank you.